और जनाब गुड मॉर्निंग है जी। वो नहीं आया। वह मना करता है साहब। उसे बताएंगे कि मैं उसका वकील आया हूँ। अरे साहब जी बता दिया था पर वो मानता ही नहीं। क्या कहता है? साहब जी वो कहता है उसे किसी वकील की जरूरत नहीं है। अरे वकील साहब अजीब आदमी है। उधर फांसी का फंदा तैयार हो रहा है और इधर वो गाने गाता और हंसता है साहब। उसे मेरा नाम नहीं बताया। साहब जी आप भी बड़े मजेदार आदमी हो। आपने मुझे नाम का बताया था। ओह मैं तो भूल गया था। मैं अक्सर भूल ही जाता हूँ। एक काम करो, जाओ से मेरा नाम बताओ और कहना कि फीस वीस कुछ नहीं लगेगी। वो साहब जी फीस वीस कुछ नहीं लगेगी। अरे साहब फिर तो मान जाएगा ना वो। ठीक है। हाँ साहब आता हूँ। अरे वकील साहब वो आप नाम बताना फिर भूल गए। भगत राम, वकील भगत राम। वकील भगत राम, वो क्या बात है साहब। झारखंड का मेमना देकर महाराष्ट्र का हाथी ले गए। खेल अब खेल नहीं रहा, पैसा कमाने का खेल हो गया। ठगों का नया जाल है डिजिटल गिरफ्तारी। चले बंदे मैं भी आता हूँ। अरे चले क्या आपको बोल रहे हैं आप चल। अरे चले वकील साहब ये रहा आपका वकील। अरे साहब जी बड़ी मुश्किल से मना पाया उसको। अरे साहब वीडियो तो दो यार। क्या बोला वीडियो तो? अरे तुम लोग समझते हो मेरे बात का कोई बीड़ी का कारखाना है? वीडियो तो पहले अपने वकील से ठीक से बात कर ले। सवालिए अपने मुंह वकील को। वीडियो का ऐसा मानते थे जिसने बाप दादा छोड़ के गए थे आप। नमस्ते, आप ही का नाम बंदी है? क्या साहब? हाँ, आपने मेरे बारे में नहीं पूछा। वार्डन साहब ने पहले ही बता दिया था कि आप वकील हैं। आप वकील नहीं है? इसमें क्या शक है? पर बंदी लोग भी बड़े अजीब होते हैं। मेरे वकील होने पर भी संदेह करते हैं। पर आपको तो अपने वकील होने पर शक नहीं है ना साहब? नहीं, मुझे कभी शक नहीं हुआ। बंदी मैंने जितना रोमन लॉ पढ़ा है उतना किसी दूसरे वकील ने नहीं पढ़ा होगा। जानते हो रोमन लॉ क्या होता है? आप भी अजीब है वकील साहब। मैं ठहरा ट्रक ड्राइवर, मैं क्या जानूं साहब ये रोमन लॉ को क्या होता है। आपका कहना भी ठीक है। बहुत से लोग वकील होकर के भी ये नहीं जानते हैं कि रोमन लॉ किस चिड़िया का नाम है। रोमन लॉ वकील साहब बुरा ना माने तो एक बात तुम आप कहो। मैं देख रहा हूं तब से आप लगातार मुझे आप कह रहे हैं साहब। बड़ी शर्म आ रही है साहब। जहां तक मेरा सवाल है आज तक किसी भले आदमी ने तुम के अलावा कुछ नहीं कहा साहब। मैं साहब तब से केवल एक ही बात सोच रहा था। कौन सी बात? शराफत रखकर आप वकीली कैसे कर लेते हैं साहब? देखो बंदी, मैं वकालत छोड़ सकता हूँ पर शराफत नहीं। और तुम देखना मैं तुम्हारे मुकदमे में जान लगा दूंगा। मैं आपको अपना वकील कैसे बना लूं साहब? क्यों? जाकर भी आपको अपना वकील नहीं बना सकता साहब। आप तो जानते ही मेरे पास लेने के लिए कुछ नहीं है। अच्छा, बंदी वैसे घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारा मुकदमा ले लिया है। आपने मेरा मुकदमा कैसे ले लिया साहब? क्यों? मैंने तो किसी को अपना वकील नहीं बनाया। ये कैसे हो सकता है? तुमने खुद मुझे अपना नहीं साहब इसमें जरूर गड़बड़ी है। कहां से वकील लगा सकता हूँ साहब? आप ही सोचिए ना मेरे पास पैसा होता तो मेरा बाप क्यों बढ़ता। बंदी मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि तुमने मुझे अपना वकील लगाया है। अच्छा याद करो, परसों के दिन तुम कोर्ट में लाए गए थे, शनिवार के दिन। याद है साहब। उस दिन तो कोर्ट में मेरी घरवाली भी आई थी। और जब तुम कोर्ट में लाए गए थे जज साहब ने तुमसे क्या पूछा था? कोई खास बात नहीं साहब। वही खुदा को आज से नासिरवान को लौट गया। नहीं नहीं, इसके बाद क्या कहा था? हाँ साहब उन्होंने कहा था कि तुम्हें सरकारी खर्च पर वकील दिया जाएगा। पर मैंने भी कह दिया साहब ये मुझे वकील कुछ नहीं चाहिए। इस बात पे जज साहब ने तुम्हें समझाया था ना? हाँ साहब ये अपना जज तो मुझे बड़ा वाला आदमी लगा साहब। डांटता है तो कुछ काटता भी है। और याद करो, उसके बाद कोर्ट के बाबू ने तुम्हारे सामने कई सारे नाम पढ़े थे। अरे साहब वो पढ़ तो रहा था और उन नामों को इतनी तेजी से पढ़ रहा था जैसे हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। और जज साहब ने कहा कि इसमें से किसी एक को चुन लो। जी हाँ साहब। अब सवाल यह है बंदी कि इतने सारे नामों में से तुमने केवल भगत राम को नहीं चुना। आखिर क्यों? क्या तुम जानते थे कि भगत राम इस पीढ़ी का सबसे होशियार मगर सबसे बदकिस्मत वकील है? क्या तुम उस वकील को जानते थे? सच बताऊं ना साहब तो मैं किसी वकील वाले तक को नहीं जानता। मैं कोई खानदानी चोर नहीं हूँ साहब। ये वैसे भी खानदानी चोर ही ना खानदानी वकीलों को जानते हैं साहब। तब तुमने मुझे यानी भगत राम को किस आधार पर चुना? पर आप इसे जानने के लिए तो दावे क्यों है साहब? इसलिए पंडित
ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी घटना है और ऐसा पहली बार हुआ है। मैं हमेशा सोचता था कि एक दिन जरूर आएगा जब मेरी योग्यता की कोई ना कोई खुद कदर करेगा और मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि वो कदरदान तुम हो। अगर ऐसी बात है तो मुझे कुछ नहीं कहना साहब। भगवान कसम का परसों तक आपको जानता तक नहीं था साहब। आपको ही क्या साहब, किसी वकील पॉलिशमेंट तक तो नहीं जानता था। तब तुमने मेरे नाम के लिए यहाँ कैसे कहा? भगत राम मेरे बाप का नाम था साहब, जिसकी तुमने हत्या कर दी, जिसे मार अरे डाला। हाँ भाई वकील साहब, बाप केवल एक ही होता है साहब। मतलब तुम्हारे पिताजी का नाम भी वही है जो मेरा है? हाँ साहब, और वही नाम मुझे याद रह गया साहब। साहब आप ये बताइए ना कि मेरे मुकदमे के बारे में आपका क्या ख्याल है? लोग तो कहते हैं इसमें कोई जान नहीं। बंदी, तुम बच जाओगे। मेरा मन कहता है तुम जरूर बच जाओगे, लेकिन इसमें थोड़ी पर मेहनत। वकील साहब मैं तो अपना बयान नहीं चुकाऊंगा कि मैंने अपने बाप का खून किया है। हाँ, तुम्हारा बयान और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दोनों तुम्हारे खिलाफ है, पर बंदी घबराने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है साहब, आप कहते हैं तो। वकील साहब, वकील साहब, हाँ कहो, बोलो बंदी। आप सिगरेट पीते हैं साहब? पीता तो नहीं हूँ, हाँ, लेकिन तुम पीना चाहोगे तो मंगा दूँ। अरे नहीं, रहने दीजिए साहब। तो समझता था साहब आप इतना दिमागी काम करते हैं तो मैं सिगरेट तो पीते ही होंगे सर। मैं मंगवा देता हूँ। यहाँ साहब? हाँ हाँ, यहीं पे ही। वादा साहब, वादा साहब। आया साहब। हाँ साहब। वादा साहब, आपको एक छोटी सी तकलीफ अरे है। तुम कोई जोर। फंदी सिगरेट पीना चाहता है। पर वकील साहब जेल मैं में। आपकी तकलीफ समझता हूँ, फंदी को बीड़ी सिगरेट पिला दिया गया। और सुनो, बचे तो चिल्लर आप अपने पास रखें। वकील साहब अब आपको क्या बताऊं साहब। अरे ये कहती दिन भर मुझसे बीड़ी मांगते रहते हैं और साहब जी मैं किस किस को बीड़ी पिलाऊं, और आप तो जानते ही साहब इस चीज को कैसी आंख से लग गई है। हाँ ठंडे है, मैं पिला दूंगा बीड़ी है। हाँ आता हूँ साहब। ठीक है। हाँ देखा वकील साहब, 10 रुपए का लालच, फालतू बन गया साला। ऐसा फालतू बनाता है साहब, गरीबी अपाहिज। पर साहब आप मुझ पर इतना खर्च क्यों कर रहे हैं? पर दया आती होगी ना साहब? नहीं बंदी, ऐसी बात नहीं है। ना जाने आपकी बातों से मुझे ऐसा क्यों लगता है साहब कि मैं बच जाऊंगा। मेरी बातों से ऐसा क्या लगता है? आप बहुत महंगे हैं ना साहब। आप दिन रात मेरे केस के लिए पड़ेंगे। वहां रोमन लो, वो भी आपको पूरी तरह याद है साहब। बंदी, तुम बचना चाहते हो? कौन मरना चाहता है साहब? फिर मैं क्यों मरूंगा? ट्रक चलाता था साहब, आज भोपाल, कल इंदौर, परसों बम्बई। 500 रुपया पगार साहब, रास्ते का खर्चा लगा। तो कभी कभार एक आध सवारी बिठा ली ना साहब तो 150 ऊपर से। आप ही बताइए ना साहब, ऐसी जिंदगी को छोड़कर कोई मरना चाहेगा? तब तय रहा बंदी, यह मुकदमा मैं जरूर जीतूंगा और मैं लोगों को दिखा देना चाहता हूं कि मैं भी मुकदमा जीत सकता हूं और इसी मुकदमे के साथ वकील भगत राम का नया अवतार होगा। आप जरूर जीतेंगे साहब, भगवान आपको आपकी मेहनत का फल जरूर देगा। तब तय रहा बंदी। सुनो, कल जब कोर्ट में होगा मैं तुम्हें अभी से बता देता हूँ। सबसे पहले सरकारी वकील आएगा, फिर वो कुछ गवाहों को बुलाएगा, फिर जिरा होगी। योर ऑनर, आपके आदेश में मैं बंदी बल भगत राम के मुकदमे के तथ्य आपके सामने रख रहा हूं। मुजरिम बंदी इस शहर के बाकीपुरा मोहल्ले में रहता था, ट्रक चलाने का काम करता था। वो कभी भी किसी एक ट्रक कंपनी की नौकरी में नहीं टिका। पता नहीं कि वो कभी भी किसी का विश्वास पात्र नहीं बना। गलत योर ऑनर, सरकारी वकील का बयान गलत है। बंदीवाल भगत राम नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी में पिछले 5 साल से नौकरी कर रहा था। एक दिन उसे गांजे की स्मगलिंग करने के लिए कहा गया। योर ऑनर,
उसने साफ मना कर दिया, तब उसे नौकरी से निकाल दिया गया। उसके बाद वो अपने बाप की बीमारी में उलझा रहा। योर ऑनर, सरकारी वकील का बयान गलत है। फंदी विश्वास का योर ऑनर, मुझे अपना बयान जारी रखने की इजाजत दी जाए और मुजरिम के वकील भगत राम से कहा जाए कि वो बीच में ना बोले। दरख्वास्त मंजूर। Thank you. आप बयान जारी रखें। तो योर ऑनर, मैं बता रहा था कि फंदी कभी भी किसी का विश्वास पात्र नहीं। फंदी का बाप कैंसर से पीड़ित है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार कैंसर से बहुत बिगड़ी हुई हालत होने के बाद भी वो कम से कम 1 माह और जी सकता था। योर ऑनर, जिस दिन हत्या की घटना हुई उस दिन फंदी शराब में धुत गल लौटने पर उसके बाप ने पूछा कि क्या वो दर्द कम करने वाला इंजेक्शन लाया है। इस बात पर जनाब भड़क उठे। दोनों में कहा सुनी हो। बात इतनी बढ़ गई कि फंदी ने आप देखा ना था, अपने बाप का गला घोट दिया। जिस वक्त वो अपने बाप का गला घोट रहा था उस वक्त भोला दरवाजे पर खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसने हत्या का पूरा दृश्य अपनी आंखों से देखा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी ये साफ स्पष्ट है कि हत्या गला दबाकर की गई है। इसलिए योर ऑनर, मुजरिम फंदी बस भगत राम पर ताजीरात की दफा 302 के अंतर्गत कत्ल का जुर्म कायम किया जाए। योर ऑनर, कि उस दिन रात को फंदी लोटा जरूर था, पर शराब पी करके नहीं। योर ऑनर, फंदी के बाद शराब पीने के लिए बूटी कोड़ी तक नहीं थी। वो अपने बाप को दिलो जान से चाहता था, उसे बचाना चाहता था। योर ऑनर, कैंसर की बीमारी किसी दुश्मन को मिला। योर ऑनर, फंदी की औरत के गहने बिक गए, उसके घर के बर्तन बिक गए, उसकी नौकरी चली गई, तब भी उसने हार नहीं मानी। योर ऑनर, उसने 500 रुपए का कर्ज सिर्फ इसलिए लिया कि वो अपने बाप को बंबई ले जाकर के उसका इलाज करा सके। योर ऑनर, मुजरिम का वकील बाद में भी अपना पक्ष रख सकते हैं। मुझे प्लीज गवाह को बुलाने की इजाजत दी जाए। मुजरिम के वकील का बयान जारी रहे। व्हाट बट तो क्रिमिनल। योर ऑनर, बाप की बीमारी में फंदी नंगा हो गया था। उसकी औरत और बच्चे तबाह हो गए थे। उसकी नौकरी चली गई थी और उसने खान से कर्ज लिया था। इधर उसके बच्चे दाने दाने के लिए मोहताज हो रहे थे और उधर उसकी बाप की हालत खराब हो रही थी। उसके घाव में दर्द होने लगा था। वो पागलों की तरह चीखता चिल्लाता और दर्द के मारे मछली की तरह तड़पता था। योर ऑनर, बचाव का वकील को किसी नाटक के अभिनेता की तरह नाटक करना। योर ऑनर, फंदी का बाप ना जीता था ना मरता था। वो 24 घंटे सिर्फ एक ही रट लगाए रहता था कि मैं मरना चाहता हूं, मुझे जहर दे दो। वो बच्चों की तरह फूट फूट करके रोता था। योर ऑनर, आज तक मैंने कभी किसी को इस तरह मौत मांगते नहीं देखा। डॉक्टर हरपाल सिंह 50 रुपए में इंजेक्शन लगाते थे, पर चाहे लोगों की जान चली जाए वो अपना पैसा नहीं छोड़ सकते थे। इसके बाद फंदी के पास इंजेक्शन लगाने के लिए पैसा नहीं रहा। योर ऑनर, और उसके पास पैसा नहीं रहा और उसके बाप का चीखना, वो उसके बाप का चीखना कलेजा चीर रहा था। और उस दिन शाम को फंदी घर लौटा। घर में कदम रखते ही बाप ने पूछा, बेटा आज इंजेक्शन लगेगा? फंदी ने कहा नहीं। उसका बाप उसके पैरों से लिपट कर रोने लगा, बेटा इंजेक्शन दो या मौत, बेटा इंजेक्शन दो या मौत। योर ऑनर, वो उसे इंजेक्शन तो नहीं दे सकता था, पर मौत तो दे सकता था। न जाने कैसे उसके हाथ उसके बाप के गले की ओर बढ़ गए। न जाने कैसे उसकी उंगलियां उसके बाप के गले को कसने लगी। योर ऑनर, आती हुई मौत को देखकर उसका बाप हंस रहा था, जैसे मन चाहिए उड़ा। और योर ऑनर, इस तरह उसका बाप मर गया। क्या हुआ बंदी? कुछ नहीं हुआ साहब, बस यही मेरे मुकदमे की असली कहानी है वकील साहब। अब आप समझ गए होंगे कि मेरा कसूर क्या है, पर मैं नहीं बचूंगा साहब, मैं नहीं। फंदी, उठो फंदी। तुम्हारी यही कहानी तो सबके सामने लानी है।
इरादे का सवाल है। और यही तुम्हारे मुकदमे की जान है। तुम्हारे हाथों से खून हुआ, लेकिन तुम्हारा इरादा खून करने का नहीं था। और इसी बात को मैं अदालत में सिद्ध करूंगा। और साहब ये आप सिद्ध कैसे करेंगे? गवाहों को उल्टा करके। गवाहों को कैसे उलट देंगे साहब? भगवान कसम, सरकार की तरफ से जितने भी गवाह लाए जाएंगे एक से एक रब खराब होंगे साहब। हंदी, तुम देखते जाओ, तुम देखते जाओ। योर ऑनर, सरकार की ओर से मैं सबसे पहले मुकदमे के चश्मदीद गवाह हजरत वल्द करीमुल्लाह से कुछ सवाल करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। हजरत, तुम बंदी को जानते हो? जी हाँ हुजूर। बंदी आदमी कैसा? बंदी बहुत अच्छा आदमी है हुजूर। क्या तुम उसके यहाँ आते जाते रहते थे? बंदी का घर तो अपने ही घर में है हुजूर। जब तक उसके घर ना जाओ ना, अपना तो खाना ही नहीं बचता था। तब तो तुम ये भी बता सकते हो कि बंदी और उसके बाप के बीच संबंध कैसे थे? दोनों के आपसी विवाह का कहना हुजूर, दोनों में बहुत मोहब्बत थी। क्या बंदी का बाप बीमार था? जी हाँ हुजूर, बहुत बीमार था साहब वो। उसको यहाँ गले का कैंसर था साहब। हजरत, देखो, तुमसे जितना पूछा जाए बस उतना ही जवाब दो। गलती हो गई हुजूर। कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ कि क्या बंदी अपने बाप का इलाज ठीक से करा रहा था? जी हाँ हुजूर, गजब की कोशिश कर रहा था वो। पर साहब उसका बाप बच नहीं सकता था ना। अब भला कैंसर वाला देखो हजरत, जितना पूछा जाए बस उतना ही चाहिए। माफी चाहता हूँ हुजूर। क्या बंदी ने अपने बाप का इलाज कराने के लिए कहीं से कर्ज लिया था? जी हाँ हुजूर, अपने खिंडी वाले मैदान के खान करामतुल्लाह से। उस दिन तुम बंदी के यहाँ क्यों गए? किस दिन हुजूर? जिस दिन कत्ल हुआ उस दिन तुम वहाँ क्यों गए थे? बात ऐसी हुई हुजूर कि मैंने जनता ट्रांसपोर्ट कंपनी के हसनत भाई से बात की थी। साहब वो कह रहे थे कि बंदी को काम मिल सकता है। मैं तो वही बात उसे बताने गया था। जैसे ही तुम उसके घर पहुंचे तो तुमने क्या देखा? बड़ा खौफनाक सीन था हुजूर। अपने बाप पर जान छिड़कने वाला आदमी उसी का गला घोटा था। तुमने रोका नहीं? अरे साहब, जब तक वो उसे रोकता बहुत देर हो गई थी। उसने तो अपने बाप के काम तमाम कर दिया था। तो हजरत, तुमने अपनी आंखों से ये साफ साफ देखा कि बंदी अपने बाप का गला दबा रहा था। जी हाँ हुजूर, ऐसा खौफनाक सीन मैं कभी नहीं भूल सकता। That's all, my lord. क्या बचाव के वकील साहब गवाह से कोई सवाल करना चाहते हैं? यस योर ऑनर। आपका नाम क्या है? हसरत मियाँ। और आप काम क्या करते हैं? वैसे तो हुजूर मैं क्लीनर हूँ, पर खुदा की मेहरबानी रही तो जल्दी ड्राइवर बन जाऊंगा। तो मियाँ, तुम बंदी के घर के हालात से अच्छी तरह परिचित थे? जी हाँ हुजूर, बंदी तो मेरा सबसे करीबी दोस्त है। अच्छा, तो तुमने कभी बंदी को अपने बाप से झगड़ते देखा है? कभी नहीं हुजूर, दोनों में बहुत मोहब्बत थी। और तुमने बंदी को कभी अपनी औरत पे हाथ उठाते देखा है? जी नहीं हुजूर, बंदी जैसा शौहर ना चिराग लेके ढूंढने पर भी निकलेगा साहब। मतलब तुम्हारे हिसाब से बंदी एक अच्छा बेटा और एक अच्छा पति है? इसमें क्या शक है हुजूर? अच्छा, तो क्या बंदी को पैसों की तंगी थी? जी हाँ हुजूर, उसकी हालत बहुत पतली थी। और क्या उसकी नौकरी चली गई थी? जी हाँ। और क्या उसने अपने बाप के इलाज के लिए किसी से कर्ज लिया था? जी हाँ हुजूर, अपने खिंडी वाले मैदान के खान करामतुल्लाह से। जब तुम उसके घर गए थे कितने बजे? 8। क्या तुम आपा गई? जी नहीं। तो तुम कैसे कह सकते हो कि 8 बजे? अरे अंदाजे से हुजूर। अंदाजे से। जब तुम उसके घर गए थे अंधेरा था या रोशनी? हल्की रोशनी थी हुजूर। दिए या लालटेन? ये मुझे याद नहीं पड़ता। इतनी कम रोशनी में तुमने कैसे पहचान लिया कि बंदी अपने बाप का गला दबा रहा है? अरे साहब, बंदी के अलावा और कोई नहीं हो सकता ना। ये देखने के बाद तुम वहां कितनी देर रुके? मैं बिल्कुल नहीं रुका हुजूर, सीधे थाने भाग गया। मतलब तुमने ये देखने की कोशिश भी की कि उसके बाप का गला दबाने वाला बंदी था या कोई और? जी नहीं हुजूर। हजरत, अभी भी तुमने कहा कि बंदी अपने बाप पे जान छिड़कता था, दोनों में बहुत मोहब्बत थी। अरे साहब, वो तो मैं अब भी कहता हूँ ना। तो तुम्हें उसे अपने बाप का गला दबाते हुए देखकर थोड़ा तो अचरज हुआ होगा ना? जी हाँ हुजूर, थोड़ा अचरज तो हुआ था और थोड़ा विश्वास? जी हाँ। That's all, my lord. अब आप जा सकते हैं। योर ऑनर, मैं अदालत के सामने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पेश करना चाहता हूँ। डॉक्टर चंद्रभूषण, जिन्होंने मरहूम भगत राम का पोस्टमार्टम किया। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर हम ये साफ पता लगा सकते हैं कि हत्या का असली कारण कैंसर नहीं बल्कि हत्या गला दबाकर की गई।
आपका ख्याल है कि मैं इतने से बच जाऊंगा? मुकदमा यही खत्म नहीं होगा बंदी। अभी बचाव के गवाह आएंगे, फिर जिरा होगी। और ये सब बचाव के गवाह में आप किसको बुलाओगे? बचाव के गवाह में मैं सबसे पहले खान को पेश करूंगा। उस खान को साहब, तो वो क्या करेगा साहब? उसकी तो सूरत से मुझे नफरत है और उसके ब्याज की दर का आपको शायद अंदाजा नहीं है। यही बात तो सिद्ध करनी है बंदी। अरे यही यानी क्या वकील साहब? यही कि जब तुम्हारे हाथों से खून हुआ उस वक्त तुम्हारी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। खून करने का इरादा भी तुम्हारे मन में नहीं था, बस परेशानी में ऐसा हो गया। उस वक्त तुम्हारी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। और खून तो खून होता है ना साहब। जिस वक्त मैं अपने बाप का गला घोट रहा था, मुझे पता था साहब कि मुझका गला घोट रहा, तो सिर्फ इतना चाहता था साहब कि उसे तकलीफ से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। वो हालात ही ऐसे थे साहब। बंदे सलाम साहब। हाँ ले अच्छी बात है बेड़ी भी। अच्छे साहब। हाँ ले और बीड़ी जलाकर माचिस वापस कर देना। माचिस वापस से करो साहब। अरे कत्ल के कैदी के पास माचिस रखना जन्म होता है। क्यों वकील साहब है? आपका कहना ठीक है, पर साहब मैं दूसरी बीड़ी कैसे जलाऊंगा? अभी मैं मर नहीं गया हूं, जब जरूरत पड़े तब मांग लेना। और देखो वकील साहब, अपना एक ही उसूल है, चाहे जो कुछ भी हो जाए पर कानून अपनी जगह से नहीं हिल सकता। क्यों? तुम ठीक कहते हो। हाँ लो साहब। बंदी, तुम्हें क्या लगता है, क्या खान हमारा साथ देगा? कहीं 500 रुपए डूबने के चक्कर से उल्टा नहीं बोलने लगे। खान की फिक्र छोड़िए साहब, वैसे भी खान अपना पैसा कभी नहीं भूलता है साहब। आप तो और कुछ पूछ रहे हैं तो पूछ सकते हैं। हाँ बंदी, बंदी तुम्हारी शादी कब हुई थी? यही करीब 10 साल हुए साहब। और इन 10 सालों में तुमने कभी अपनी औरत को पीटा? कभी नहीं साहब। एक बार भी नहीं? सच बताना। उससे मैं एक आध तमाचा मार देता था साहब। तो तुम मारते भी थे? उसमें क्या हर्ज है साहब? जो मर्द अपनी औरत को एक तमाचा भी ना मारे, क्या उसे मर्द कहेंगे? क्या तुम्हारी औरत तुम्हारे बाप से झगड़ती थी? नहीं साहब, तो मेरे बाप का अच्छी तरह ख्याल रखती थी। और तुम्हारा बाप तुम्हारी औरत से क्या कहता था? वो हमेशा कहता था साहब कि बहू शहर ला दो, शहर ला दो। हमेशा मरने की बात कहता था साहब। ऐसी बातें वो कब से कहने लगा था? ये करीब मौत से एक हफ्ता पहले से साहब, जब मेरे पास उसे इंजेक्शन लगाने के लिए पैसे नहीं बचे थे ना साहब। और तुम्हारे बाप की हालत को देख के तुम्हारी औरत को क्या लगता था? उसे लगता था साहब कि इसे मौत आ जाए तो अच्छा हो, उसे कम दर्द से छुटकारा तो मिले। और जिस दिन तुम्हारे बाप का कत्ल हुआ तुम्हारी औरत कहाँ थी? पड़ोस में चावल लेने गई थी सर। और आके क्या देखा? देखा कि मेरा बाप मर गया है साहब। आपको और कुछ पूछ रहा है साहब? नहीं बंदी, कल कोर्ट में देखना बंदी। अगर भाग्य ने मेरा साथ दिया ना तो मैं भी दिखा दूंगा। इसमें भाग्य की क्या बात वकील साहब? आज तक कभी भाग्य ने मेरा साथ नहीं दिया बंदी। हाँ, पर अब लग रहा है कि मेरा साथ दे रहा है। मेरा मन कहता है तुम अवश्य बच जाओगे। बची चाहे ना बचे वकील साहब, और मेरे भीतर जो जज बैठा है ना, वो मुझसे बार बार कहता है कि तुम गुनाहगार नहीं हो, बल्कि तुमने तो एक अच्छा काम किया है। एक तड़पते हुए आदमी को दर्द से छुटकारा दिया है। बंदी, हाँ वकील साहब, मेरे बाप की हालत कैंसर की बीमारी में उस कैदी की तरह हो गई थी जिसे फांसी की सजा सुना तो दी गई हो, पर फांसी की तारीख तय नहीं की गई। अरे मैं पूछता हूँ वकील साहब, क्या फर्क पड़ता है? फांसी आज तो 10 दिन बाद। तो मैंने उसे जल्दी छुटकारा दे दिया, यही मेरा गुनाह है साहब। बंदी, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि तुम अवश्य बच जाओगे। मैं जिंदगी में कभी नहीं घबराया साहब। जानता हूं मैं नहीं बचूंगा साहब, मुझे कोई कानून नहीं बचा सकता। आपके साथ में इतनी देर बातें की, मन लगा रहा। मैं अभी भी कहता हूं साहब कि आप मेरे मसले में मत पड़िए, मुझे कोई नहीं बचा सकता साहब, मुझे कोई नहीं बचा सकता।
साहब, हाँ ये वकील साहब नहीं आए साहब? अब भाई जरा जेलर साहब के पास गए, आते ही होंगे। भाई क्या बात है बंदी, आज उदास है? नहीं तो साहब। भाई नहीं, जरूर कोई बात हो रही है। वार्डन साहब, आज कोर्ट में मेरी घरवाली नहीं आई साहब। अभी क्यों नहीं आई साहब? कोई आई होगी, नीचे किसी कोने बैठी होगी। तो वो नहीं आई साहब। पूरे दिन भर एक ही बात सोचता रहा साहब। कौन सी बात? वो क्यों नहीं आई साहब? और मेरा बेटा पुत्तू वो भी नहीं आया साहब। हो सकता है तेरा लड़का बीमार हो गया हो। तो साहब उसे पड़ोस में भी तो छोड़कर आ सकती थी ना। मेरा मन टूट गया है साहब। इसमें कौन सी बड़ी बात है बंदी? नहीं आई तो नहीं आई, क्या फर्क पड़ता है? मेरे लिए बहुत बड़ा फर्क पड़ता है साहब। ये दुनिया तो यही समझती है ना कि मैंने अपने बाप का खून किया है। मैं दुनिया की परवाह नहीं करता साहब। पर साहब, कहीं मेरी घरवाली को मुझे खूनी ना समझने लगे साहब। हो सकता है बंदी। ये नहीं हो सकता साहब। ये कभी नहीं हो सकता। एक बार क्यों नहीं हो सकता? इसे उस जात की औरत नहीं है साहब। वो जानती है कि मैंने अपने बाप का खून जानबूझकर नहीं किया है। भाई पर खून तो है ना? ये तो हो गया है साहब। है? के साहब मेरी घरवाली भी मुझे खूनी समझने लगी है साहब। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ बंदी? घरवाली के मेरे बेटे के मन में वही बात ना जमाते साहब। मेरा बेटा भी मुझे खूनी ना समझने लगे। हो सकता है बंदी। नहीं होना चाहिए साहब। जब मैं जानता हूँ मुझे फांसी हो जाएगी, मुझे उससे कोई नहीं बचा सकता साहब। उसमें केवल विश्वास के सहारे जीता आ रहा हूँ। मेरा बेटा और मेरी औरत मुझे खूनी नहीं समझते। अब तक समझता आया हूँ साहब कि मैं उनकी निगाह में बेकसूर हूँ। पर आज जब मैंने उन्हें कोर्ट में नहीं देखा तो मेरा विश्वास टूट गया साहब। फंदे, ओ फंदे, ओए सोचने से क्यों होगा? हैं? ले, ओए तू, ये ले, ओए बीड़ी पी तू। बात है साहब, आज खुशी खुशी बड़ी पिला रहे हैं। ओ भाई मेरे को इतने दिन हो गए, मैंने तुझे कभी उदास नहीं देखा। अब वरना क्या तुझे क्या कहते हैं, तुम मुर्दों की तरह पड़े रहते हैं। जी साहब ये है साहब। भाई आते ही होंगे। आजा, बैठ जा। हाँ। वार्डन साहब, हम्म, एक बात पूछूं? कुछ? कैंसर का दर्द बड़ा होता है मौत का। ओ भाई मैं की जानूं, ना मुझे कभी कैंसर हुआ और ना मौत आई। और आदमी किस चीज से सबसे ज्यादा डरता है वार्डन साहब? मौत से। इसलिए हमेशा उससे दूर भागता है। मेरा यही बात। हाँ तो ठीक कहता है बंदी। वार्डन साहब भी कहीं मौत का डर ही दूर हो जाए, मौत इंसान को प्यारी लगने लगे तब क्या कहोगे आप? वो ऐसा हो ही नहीं सकता। इंसान को मौत कभी प्यारी नहीं लग सकती है। वो इंसान हमेशा अपनी जिंदगी से प्रेम करता है। नहीं वार्डन साहब, मैंने देखा है मौत भी प्यारी हो सकती है। मैंने अपने बाप को दर्द से गिड़गिड़ाकर मौत मांगते देखा है साहब। वो तो उसे गिड़गिड़ाने देता, चीखने चिल्लाने देता, कुछ दिनों में चीख चिल्लाकर मर जाता ना। कम से कम तुझ पर तो फांसी की नौबत नहीं आती। वार्डन साहब, हर आदमी की भी तकलीफ देखने की एक हद होती है। मेरी भी एक हद थी। हो गया सो हो गया बंदी, अब क्या कर सकते हैं। बंदी वकील साहब आ गए। क्या हुआ साहब? वकील साहब, बुरी खबर है मुझे। फैसला आपको मालूम हो गया ना साहब? फांसी है ना? मुझे तो पहले से ही पता था साहब। आप भी दीवार पर सिर पड़ा है। दूसरी बात है, कौन सी बात साहब? तुम्हारी औरत अस्पताल में है। ये आप क्या कह रहे हैं साहब? हाँ, सुबह तुम्हारे बेटे को लेकर कोर्ट आ रही थी, टांगे के नीचे आ गई और पहिया उसके पैरों के ऊपर से। मेरा बेटा पुत्तू साहब। उसे कुछ नहीं हुआ बंदी, वो बिल्कुल ठीक है। मेरी घरवाली की हालत कैसी साहब? वैसे घबराने की जरूरत नहीं है, 10-12 दिन में ठीक हो जाएगी। चलिए वकील साहब,
आपने मेरे मन से एक बोझ तो हल्का किया। अजीब आदमी हो। इधर तुम्हारी औरत अस्पताल में और तुम कह रहे हो कि बोझ हल्का किया। अरे आपने बताया ना साहब कि वो कोर्ट आ रही थी, जरूर मेरे बारे में सोच रही होगी साहब। ये टांगे के नीचे पैर आ गया। मुझे तुम्हारी बातें खास समझ नहीं आ रही है। आप नहीं समझेंगे साहब, जब आज कोर्ट में मैंने अपनी घरवाली को नहीं देखा तो जाने क्या क्या सोचने लग गया साहब। पर ऐसी बात नहीं है साहब, वो आज भी मुझ पर जान छिड़कती है। इस संसार में कोई तो है जो मुझे बेगुनाह समझता है। इस बात को छोड़ो यार। आज कोर्ट में तुम्हारे मुकदमे का गवाह हो गया, उसकी सोचो। अरे उसके बारे में क्या सोचना साहब, वो तो गया अपने हाथ से। वैसे भी उस सरकारी वकील ने करीब करीब साबित कर ही दिया कि मैं खूनी हूं। जज के मन की बात तो मुझे नहीं पता साहब। मेरे मन का जज कहता है कि उस सरकारी वकील को जीत ही जाना चाहिए। तुम्हें तो तुम्हारे दोस्त हसरत पे बहुत भरोसा था। तुम तो कहते थे कि वो तुम्हारी ओर से बोलेगा, पर वो तो तुम्हारे खिलाफ बोल रहा था। तुम्हें शराब भी बता रहा था, इसमें मैं बता रहा था, और तो उसने ये भी कहा कि तुम्हारा बाप 1 महीने और जी सकता है। अरे तो आपने भी तो उससे सवाल पूछे ना साहब। वो झूठ पर झूठ बोले जा रहा था और आप सुने चले जा रहे थे। और वो खान, अरे साहब उसने तो साफ साफ कह दिया है कि मुझे कोई कर्ज नहीं दिया, एक कौड़ी भी नहीं साहब। और सरकारी वकील ने इस बात को सिद्ध कर दिया कि तुमने कोई कर्ज नहीं लिया था। तुम्हें पैसों की कोई अड़चन नहीं थी। तुम सारा पैसा शराब में उड़ाते थे, और तुमने अपने बाप को इसलिए मार डाला कि उसकी दवाई पे जो थोड़ा बहुत खर्च होता था उसकी शराब की सबसे। पर साहब ये कितना झूठ है ना। और तुम्हारा खान, उसने भी तुम्हें पहचानने से मना कर दिया। ये साहब खान ने से क्यों कह दिया? वो नहीं चाहता था कि उसकी ब्याज के दर पे सवाल उठाया जाए। हो सकता है पुलिस का दबाव रहा हो, और तुम्हारी औरत भी तो एक्सीडेंट के कारण आज कोर्ट में नहीं आ सकी। मैं उसके मुंह से तुम्हारी मानसिक स्थिति का नक्शा कोर्ट में दिखाना चाहता था, पर बदकिस्मती से वो भी नहीं आ सकी। वैसे वकील साहब, आज अदालत में सिर्फ भोला ने साथ दिया। क्या खाक साथ दिया? पंडित, तुम्हें पता है कि भोला ने तुम्हारे मुकदमे का क्या सत्यानाश कर दिया? अरे क्या इस तरीके से कोर्ट में जवाब दिया जाए? नहीं वकील साहब, भोला बिल्कुल ठीक बोल रहा था। और उसने पूरे कोर्ट के सामने छाती डॉक्टर कहा कि फंदी एक भला आदमी है। नहीं फंदी, भोला ने तुम्हारे मुकदमे का सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया है। अरे मैं उसे इशारे करे जा रहा था, और वो है कि मन में जो आया। नहीं वकील साहब, भोला एक एक बात ठीक बोल रहा था। मुझे तो अब आपकी बातों पर विश्वास नहीं होता है। मेरी बातों पे विश्वास नहीं होता तो याद करो सरकारी वकील ने बोला कि मुझसे क्या क्या निकलवा लिया। योर ऑनर, मैं बचाव के गवाह भोला बंद काशीनाथ से कुछ सवाल करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत? भोला, तुम कहाँ रहते? पहला नागपुर में रहता था, अब इधर ही। तुम बंदी को जानते हो? धंधी अपना जिगर जान दोस्त है साहब। क्या काम करते हो तुम? हमारी हटाओ साहब। और बंदी? धंधी साहब वो ट्रक चलाया करता था वो किस ट्रांसपोर्ट कंपनी के लिए ट्रक चला रहा था? साहब, वो नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी में। तो नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी वालों ने उसे नौकरी से क्यों निकाला? कंपनी ने नहीं साहब, वो तो उसने खुद ही छोड़ा। लेकिन क्यों? साहब वो कंपनी वाले बोलते कि अफीम ले जाओ, पर धंधी बोला कि हमें से काम नहीं करेगा साहब, तो निकाल दिया। इस बात का क्या सबूत है कि नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी वाले अफीम की स्मगलिंग करते हैं? साहब सबूत खोलना सरकारी काम है, अपना नहीं। राइट? तो बंदी ने इसकी जानकारी अबकारी वालों को दी? धंधी को किसी गटर में नहीं सकना साहब। तुम्हारा मतलब? आप भी कैसी बात करते हैं साहब? अगर बंदी आपके वालों को बताता तो क्या कंपनी वाले उसे फोन नहीं मारते? तो बंदी ने और कहाँ नौकरी की कोशिश की? कहाँ नहीं करी साहब। सवाल नहीं, जवाब दो। जायज तो दिया। मतलब कि उसने कोशिश करी पर उसे काम नहीं मिला। जी हाँ साहब। तो उसका गुजारा कैसे चलता था? वो साहब उसने अपनी बीवी के गहने बेच डाले। इसके बाद साहब घर के भांडे बेच डाले। इसके बाद साहब एक शरीफ आदमी क्या करता जो बंदी करता। तो तुम बंदी को एक शरीफ आदमी समझते हो? जज साहब, जब वकील साहब को बोलोगी वो बंदी की शवक पे शंका न करे। अरे मैं पूछता हूँ कि हमारी करने वाला, ट्रक चलाने वाला शरीफ आदमी नहीं हो सकता क्या साहब? ये पैंट और टाई लगाने से मालूम शरीफ होता? बोला तुम तो बुरा मान गए। देखो मेरा इरादा तुम्हारा दिल दुखाने का नहीं। अच्छा मुझे
मुझे ये बताओ कि बंदी का बाप कब से बीमार है कोई 1 साल से और कौन सी बीमारी थी उसे? कैंसर बोलते उसको साहब। तुम्हें कैसे मालूम? ऐसा बंदी मेरे को बोलता, उसका डॉक्टर कैसे बोलता साहब। डॉक्टर और क्या बोलता था? डॉक्टर बोलता कि अब अपने बाप को अस्पताल में भर्ती कराओ। तो बंदी ने अपने बाप को अस्पताल में भर्ती कराया। जी हाँ साहब। ये अस्पताल में इलाज मुफ्त होता था या पैसे लगते थे? वैसे तो अस्पताल फोकट का था, पर वो भर्ती कराने में पैसा लगता था। और फिर डॉक्टर ने इसका चाह पानी और तो साहब वो औषधि बाजार से लग देना पड़ता था। भला ये क्या बात हुई? जब अस्पताल में इलाज मुफ्त होता था तो बंदी दवाइयां बाहर से क्यों लेकर आता? वो क्या है ना साहब, अस्पताल सरकारी था, वहाँ पर बीमार लोग तो रहते पर दवाइयाँ नहीं। अस्पताल में बंदी का बाप कितने दिन? कोई महीना ना साहब। इसके बाद साहब डॉक्टर बोला कि अब अपने बाप को बम्बई ले जाओ, वहाँ पर बड़ा डॉक्टर है। तो बंदी अपने बाप को बम्बई ले गई। जी हाँ साहब। लेकिन बोला तुमने अभी भी कहा कि उसके पास पैसा नहीं था, वो तो बेकार था। साहब उसने कर्जा लिया ना। कितना कर्जा? 500 रुपया। किससे? खान से, रामचंद्र खान से साहब। खान से कर्जा लेने के बाद बंदी अपने बाप को बम्बई ले गई। जी हाँ साहब। बम्बई के डॉक्टर ने क्या कहा? साहब को बंदी बोलता कि बम्बई के डॉक्टर ने 300 का फीस में बताया कि कैंसर का कोई दवाई नहीं निकला, इसे वापस ले जाओ। 900 रुपए दिखाया? साहब बंदी बड़ा हिम्मत वाला मानुस होता, अगर उसके पास पैसा होता तो अपने बाप को विलायत भी देता। तो बम्बई से वापस लाकर बंदी ने अपने बाप को कहा? घर में साहब। क्यों? घर में? अस्पताल में क्यों नहीं? साहब को डॉक्टर बोला कि इसका बाप महीने भीतर मर जाएगा, घर पे चैन से मरने दो। तो बंदी का बाप घर में चैन से मर सकता था? शायद क्यों? अरे साहब अगर पैसा होता तो। ये चैन से मरने और पैसे का क्या संबंध? साहब तो चैन से जीने और पैसे का है। बोला मेरी बात का सीधा जवाब दो। अरे साहब अगर बंदी के पास पैसा होगा तो अपने बाप को दिन में 3 दफा बेहोशी लगवाता, पर पैसा नहीं था साहब। और ये बेहोशी का इंजेक्शन लगवाना क्यों जरूरी है? बंदी के बाप का हालत बहुत खराब था साहब, बहुत गलत था उसके कैंसर में। उसका बाप गलत के मारे बच्चा मांगे रोता, बहुत मारता, जमीन में सर पटकता, चिल्लाता, सुई लगाओ या मार डालो, सुई लगाओ या मार डालो, ऐसे बोलता था। तो बंदी के पास इंजेक्शन लगवाने के लिए पैसे नहीं थे, नहीं थे, लेकिन मौत देने के लिए हाथ थे। हाथ थे। और हाथों से बंदी ने क्या किया? अपने बाप को मार डाला था। क्या कहा? अपने बाप को मार डाला साहब। अपने बाप को मार। That's all my lord. अब समझ आया पंडित कि सरकारी वकील ने बोला कि मुझसे क्या क्या निकलवा दी? जानते हो बोला कोर्ट से निकल करके क्या कह रहा था? मैं क्या जानूं साहब? रो रहा था, कह रहा था कि मेरी बेवकूफी के कारण बंदी को फांसी हो जाएगी। होना से कुछ मत कहिएगा साहब, दिल का बहुत साफ आदमी है साहब। साहब अब मेरे मुकदमे में क्या रह गया? जब बचाव के गवाह ने कह दिया कि मैं खूनी हूं, तो अदालत को और कौन सा सबूत चाहिए? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तुम्हारे खिलाफ है और डॉक्टर ने कोर्ट में साफ कह दिया है कि मृत्यु गला घोटने से हुई है। उंगलियों पे, गले पे उंगलियों के तुम्हारे निशान हैं। और तो उसने यह भी कहा कि तुम्हारा बाप 1 महीने और जी सकता था। हसरत ने भी यही कहा साहब। उसने पूरे कोर्ट के सामने जोर देकर कहा कि उसने मुझे अपने बाप का गला घोटते हुए देखा है साहब। पता नहीं साहब ये हसरत किस जन्म की दुश्मनी निकाल रहा है मुझसे। मैंने तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा था ना साहब। बंदी तुम भूल रहे हो, हसरत अभी भी नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी का नौकर है, मालिक की जबान बोलता है। हसरत को भी दोष देने से क्या फायदा साहब? अपनी अपनी किस्मत है। तो वकील साहब जी वो फंदी बच जाएगा ना साहब? अब मैं कुछ नहीं कह सकता। अब क्यों साहब, कल जो आपने यहाँ तैयारी की थी वो कितनी काम आई? अरे साहब जी आपकी तैयारी देख कर तो उम्मीद हो चली थी। जमादार साहब ये तैयारी नहीं तो कबाड़ा पिटवाया। मुझे जो सोच कर कहते ना, कोर्ट में बिल्कुल उसको अल्टा हो गया। अब देखो वकील साहब चाहे जो कुछ भी हो जाए, अरे साहब मैं भी मानता हूँ फंदी दोस्त साहब है। जमादार साहब हाँ आपके मन में मेरे लिए वो समझ नहीं है। फंदी ये भी कोई कहने की बात है। बीड़ी पिलाओ ना साहब। हाँ, ले, लती बीड़ी। दे दो साहब। देख रहे हो वकील साहब कितना बदमाश हो गया है। अरे साहब जी फांसी करा दो इस आरामजादे को। अरे मायूस होने से क्या फायदा साहब?
तो मामला ही खत्म। अच्छा हुआ आपकी परेशानी बची। तुम्हें मजाक सूझ रहे हैं? और यहाँ मेरे मुकदमे का सत्यानाश हो गया। अरे आप में कैसे सत्यानाश हो गया था? अरे फांसी मुझे होगी, आपको नहीं। मुकदमा हारने में मैंने वैसे ही बहुत नाम कमाया है, तुम्हारा भी मुकदमा हार गया तो हाल भी गए तो क्या है साहब, आपकी तो फीस पक्की है। अरे फीस का मारो गोली। पंडित, तुमने कभी सोचा है कि तुम मर जाओगे तो तुम्हारी औरत का क्या होगा, तुम्हारे बच्चों का क्या होगा? मुझे उनकी फिक्र नहीं है साहब। मैं कमाता था तब भी बोलता सोने की थाली में खाते थे वो लोग। मजदूर लोग हैं साहब। हमारे यहाँ हर आदमी अपनी मेहनत का खाता है। मेरी औरत मजदूरी कर लेगी साहब। मेरा बेटा भी 9 साल का है, 10 लाख टैक्स बदल देगा। बड़ा हुआ ना साहब, क्लीनर बन जाएगा। मुझे उनकी फिक्र नहीं है साहब। पंडित, मुझे इस बात का अफसोस है कि ये कोर्ट में सिद्ध नहीं कर पाया कि तुमने अपने बाप के इलाज के लिए बहुत कोशिशें की, उसके लिए बहुत तकलीफें सही। ये सच है साहब कि मैं अपने बाप के इलाज कराने बम्बई गया था। वो हसरत, वो भी मेरे साथ ही था साहब। क्या कहा? हजरत तुम्हारे साथ था? हाँ साहब। ये बात तुमने मुझे बताई क्यों नहीं? तो आपने कभी पूछी नहीं ना साहब। आपने तो यहाँ मुझे खान डॉक्टर यहाँ तक कि मेरी घरवाली के बारे में भी पूछ लिया, पर मुझसे कोई सवाल किया? अरे वकील साहब, बम्बई का बड़ा डॉक्टर जिंदा है जिन्होंने मेरे बाप को इंजेक्शन लगाए। आपने इन सबको गवाही में क्यों नहीं खड़ा किया? वो सरकारी वकील आपके गवाह की खाल उधेड़ता जा रहा था और आप सुने चले जा रहे थे। आपने उसे टोका होता ना साहब, बोला कि मुझसे वो बात नहीं निकलती। आप कहते हैं मुकदमे का सत्यानाश हो गया। अरे पर मैंने तो नहीं किया ना साहब। अब बताइए ना, आपने उससे सवाल जवाब क्यों नहीं किए? मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा था पंडित। न जाने क्यों जब भी मैं अदालत में होता हूं, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। मुझे आता सब कुछ है पंडित, और मेरा दिमाग काम नहीं करता है, और यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी तकलीफ है। न जाने क्यों मेरे हाथ पैर कांपने लगते हैं, मैं सब कुछ भूल जाता हूं। इसीलिए तो मैंने तुम्हारे मुकदमे की तैयारी की थी, और ये नर्वसनेस मेरा पीछा नहीं छोड़ती है। मैं देख रहा था साहब, जब वो सरकारी वकील भोला से सवाल करने के लिए उठा, चेहरा उतर गया ना आपका। मैंने ये बात आपको इसलिए नहीं बताई कि कहीं आप बुरा ना मान जाए। लोग कहते हैं कि मुझे कानून नहीं आता है, मैं बेवकूफ हूं। मुझे वकालत छोड़ के चने बेचने चाहिए। ऐसा अपमान मैं हर रोज सहता हूं, पर मुझे अपनी परवाह नहीं है पंडित। मुझे तुम्हारी परवाह है। तुमने मुझे अपना वकील चुना। अरे लोगों को मारी गोली साहब। ये लोग तो यही समझते हैं कि मैंने अपने बाप का खून किया है, पर आप ही बताइए मैंने उनकी परवाह करी? मुझे साहब सिर्फ इस बात की परवाह है कि मेरा बेटा और मेरी औरत मुझे खूनी नहीं समझते। आपको भी ना वकील साहब, सिर्फ इसी बात की परवाह होनी चाहिए कि आपका वो वकील आपको बेईमान नहीं समझता। तुम मुझे बेईमान नहीं समझते? आपको बेईमान समझ के मुझे नरक में नहीं जाना है साहब। ये वैसे भी आदमी की अच्छाई बुराई की परख उसके इरादे से की जानी चाहिए साहब। क्या कहा? अभी क्या कहा? नहीं साहब। अभी क्या कहा? आदमी की अच्छाई बुराई की परख उसके इरादे से की जानी। इरादा? मुझे इरादे पे सवाल उठाना चाहिए था पंडित। तुम्हारे हाथों से खून हुआ, लेकिन तुम्हारा इरादा खून करने का नहीं था। और क्या तुमने सबसे बड़ा सवाल इरादे का होता है? ये बात मैं कैसे भूल गया पंडित। इस बात को मुझे अदालत में उठाना चाहिए था, और यही सवाल तुम्हारे मुकदमे की जान था। अचरज है वकील साहब, आपको यह हर बात याद रहती है, पर अदालत में पता नहीं आपको क्या हो जाता है। अभी तुम नहीं समझोगे। यह सत्य को साबित नहीं करना पड़ता है, पर अदालत में करना पड़ता है। या हम कटघरे में खड़े होते हैं और सत्य हमारे से सवाल करता है, और वहां सत्य कटघरे में खड़ा होता है, हम उससे सवाल करते हैं। वाह वकील साहब, इतनी बड़ी बात कह दी आपने साहब। और कोई आपको विद्वान माने चाहे ना माने, मैं मानता हूं साहब। पर ऐसी विद्वानता का क्या फायदा पंडित जो अपने वकील को फांसी के तख्ते पे चढ़ा दे? हर मेरी हालत उस विद्यार्थी की तरह है जिसे आता सब कुछ है, पर परीक्षा में कभी पास नहीं होता। अरे छोड़ो साहब, अब आप ये बताइए कि कल आप अदालत में इरादे का सवाल उठाएंगे? हाँ, मुझे अपने ऊपर विश्वास नहीं रहा, तो आप मेरी वकालत नहीं, मुवक्किल को फांसी के तख्ते पे चढ़ा दे। मेरा साथ छोड़ रहे हैं साहब। नहीं पंडित,
मैं वकालत छोड़ सकता हूँ लेकिन तुम्हारा साथ नहीं। कुछ भी कहो साहब, और आप डर गए। नहीं बंदी, अगर तुम मर गए तो मेरा विश्वास मर जाएगा और मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। आप क्या करोगे साहब? मैं बैरिस्टर गंगानाथ को तुम्हारी ओर से खड़ा करूंगा। बैरिस्टर गंगानाथ यहाँ के सबसे बड़े वकील। बैरिस्टर गंगानाथ साहब, कि यहाँ तो मेरा बाप माली की नौकरी कर चुका है साहब। साहब उनकी तो फीस ही बहुत है। 500 रुपया रोज। 500 रुपये साहब? ना पैसा कहाँ से आएगा साहब? बंदी, मेरे पास पैसा होता तो मैं अपने बाप का गला क्यों बंदी, घोटता? मुझे विश्वास है कि बैरिस्टर गंगानाथ तुम्हारे मुकदमे में कोई फीस नहीं देंगे। क्यों साहब? इसलिए कि उनका मानना है कि जिन बीमारियों का इलाज नहीं हो सकता, उन बीमारियों के मरीजों को अपनी जिंदगी खत्म करने का अधिकार होना चाहिए, और तुम्हारा मुकदमा उन्हें अपने बाप कहने का मौका देगा। वकील साहब, ओ वकील साहब, साहब जी बहुत बढ़िया खबर लाया साहब। क्या खबर है? अरे साहब जी, वो नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी का गांजे से लदा हुआ ट्रक पकड़ा गया। ट्रक पकड़ा गया? फंदे, हुआ साहब? क्या हुआ? नहीं साहब। टाइम क्या हुआ है साहब? 8 बजे अभी। वकील साहब मुझे यहाँ बिठाकर जेलर से पता नहीं क्या कुछ कर रहा है। तेरा वकील है, तू जाने। आज कोर्ट में कैसा रहा बंदी? फर्स्ट क्लास साहब। क्या मतलब? मतलब आज अदालत में मैं बेगुनाह साबित हो गया सर। एकदम से जादू कैसे हो गया? कब तक तो तू कह रहा था तुझे फांसी हो जाएगी। फांसी तो होगी साहब। तो बेगुनाह साबित होने के बाद फांसी सुबह सुबह कहाँ से मिल गई तेरे को? मजाक नहीं साहब, रोज में हूँ, रोज में ही कह रहा हूँ कि फांसी होगी। लेकिन क्यों? क्या है ना साहब, हम जैसे बेगुनाह लोगों को छोड़ने का अभी तक कोई कानून नहीं बनाया ना साहब। तो तेरा मतलब है आज कोर्ट में सारा गड़बड़ आ गया है? नहीं, ऐसी बात नहीं है साहब। आज अदालत में मेरा मुकदमा देखने लायक था साहब। जज भी परेशान हो गया। भाई जज क्यों परेशान होने लगा? नहीं साहब, आज जज साहब के चेहरे पर परेशानी की लकीरें थी साहब। बंदी तू बच जाएगा ना? मैं कैसे कह सकता हूँ साहब? आप ही कहते हैं ना कि कानून अपनी जगह से कभी नहीं हिलता। अरे वो तो मैं ऐसे ही कह देता हूँ बंदी। हाँ कुछ? मुझे बचना चाहिए नहीं। ओ भाई मैं कोई जज नहीं हूँ जो मुझसे पूछ रहे हो। मान लीजिए आप जज होते हैं, क्या मुझे सजा देते हैं? भाई अगर मैं जज होता ना तो तुझे फांसी नहीं देता, लेकिन सजा जरूर दिलवाता। फांसी क्यों नहीं देते साहब? भाई क्योंकि मुझे किसी को मारना अच्छा नहीं लगता बंदी। फांसी देखिए क्या साहब आप? हाँ देखिए, देते हैं साहब फांसी? भाई मैं बताना नहीं चाहता। क्यों साहब? भाई क्योंकि इसे बताना जरूरी नहीं समझता बंदी में। आप समझते हैं कि मैं फांसी से डरता हूँ साहब? भाई शायद नहीं, हाँ लेकिन उसके बारे में सोचते बहुत हो तुम। इसलिए तो कहता हूँ कि साहब बता दीजिए, पर उसके बारे में भी पता लग जाए तो शायद सोचता छोड़ दूँ। अरे जेलर साहब के पास बड़ी देर लगा दी साहब, और ये मेरी जान खा रहा है, पूछ रहा है फांसी कैसे होती है। अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको जेलर साहब बुला लेंगे। जेलर साहब बुला देंगे। आप अस्पताल गए थे साहब? गया था। मेरी घरवाली की हालत कैसी है साहब? वैसे अब घबराने की जरूरत नहीं है, उसके पैर पे प्लास्टर बंध गया है और बोला सुबह शाम हॉस्पिटल जाता रहता है। गंगानाथ ने कितनी फीस ली साहब आज? एक ढेला भी नहीं। वकील और डॉक्टर तो कभी अपनी फीस नहीं छोड़ते साहब। ये बैरिस्टर गंगानाथ बंदी, शायद तुम्हें पता नहीं है कि बैरिस्टर गंगानाथ के बाप की मृत्यु भी 2 साल पहले कैंसर से हुई थी। उन्होंने भी अपने बाप को तड़पते देखा था, गिड़गिड़ाकर मौत मांगते देखा था। साहब उनके पास तो ढेर सारा पैसा था इंजेक्शन लगवाने के लिए। हाँ बंदी, पर एक समय आता है जब मान पे भी अपना असर नहीं करता है, और बस तकलीफ सहने की हरेक की अपनी हद होती है। बंदी, जब आज मैंने बैरिस्टर गंगानाथ को तुम्हारा मुकदमा सुनाया ना, तो वो तुरंत तैयार हो गए।
उन्होंने कहा ये मुकदमा मैं जरूर लड़ूंगा। फिर साहब बैरिस्टर गंगानाथ ने पूरे कोर्ट को थरवा दिया। और वो सरकारी वकील वो तो पानी मांगने लगा, जैसे भी परेशान हो गया साहब। हमारा खान तो मिमियाने लगा। हसरत को देखा था साहब आपने, चौपड़ी बोली आपने। अरे वो डॉक्टर की तो बोलती बंद। जी साहब, मैं बच्चों चाहे ना बच्चों, पर मैं आज बहुत खुश हूँ साहब। आज कम से कम इस सवाल को उठाया तो गया है। कैंसर के हजारों मरीज मेरे बाप की तरह तड़प तड़प कर मौत मांगेंगे साहब। हम लोग कानून के डर से चाहकर भी उन्हें मौत नहीं दे सकेंगे। बंदी, अगर कैंसर की बीमारी का इलाज निकल आए तो उससे भी भयंकर बीमारी पैदा हो जाएगी वकील साहब। पहले टीबी थी, उसका इलाज निकल आया तो आज कैंसर है। वो कैंसर का इलाज निकल आया, उससे भी भयंकर बीमारी पैदा हो जाएगी वकील साहब। तुम ठीक कहते हो। जब तक इंसान है दुख पीड़ा करहा उसका पीछा कभी नहीं छोड़ी। बीमारियां रूप बदल बदल के आएगी और इंसान हथियार बदल बदल के उससे लड़ते रहेंगे। आज कोर्ट की एक एक बात मेरी आंखों के सामने दिख रही है सर। मेरी भी आंखों के सामने।